फर्स्ट टाइम कहीं ऐसे क्या चुपचाप बैठ रहा है यार? अब तक तो आपको भाग जाना चाहिए था ऐसे किसी टॉपिक में। 2 मिनट का हुए पहले आज तो सुन रहे ये बुढ़ापे में क्या देंगे? फर्स्ट टाइम रॉयल की आई है, फर्स्ट आई है, सेकंड आई है, सेवंथ आई है, काफी साल बाद आई है। तो लास्ट आई थी आई थिंक 2021 या 22 में। चलो अपन लाते हैं सुपरवाइजर में ग्रेडेड बंडिंग, जहां ढलान 6 से 10% तक हो और वर्षा 600 mm से क्या हो, ज्यादा हो। ये सामान्य मृदा की बात आती है। अगर मृदा काली हो तो जहां 750 mm से वर्षा ज्यादा हो तो काली मृदा में इसको उपयोग में ले सकते। सामान्य मृदा के अंतर्गत काली मृदा के अलावा 600 mm से ज्यादा बारिश हो तो वहां इसको उपयोग में ले सकते हैं। ग्रेडेड ट्रेंचिंग, जहां ढलान कितने परसेंट होता है, 10 से 16%। और जिंक टेरेसिंग में कितना होता है, 3 से 10%। कंटूर बटनिंग में कितना होता था, बोलो? 6.5। ढलान बोलो 6% से कम, ठीक है। ये आप। और बेंच टेरेसिंग में 16 से 33% तक। क्रिप संरचना में 40% से ज्यादा। ये था अपना चरण को रोकने का उपाय, यांत्रिक उपाय, ठीक है। अभी अपन थोड़ा सा वाटर शेड के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे सूखे की। सूखा कितना प्रकार का होता है, क्या होता है, ठीक है, सामान्य रूप से। लिख लिया ये, लिख लिया। देखो वाटर शेड का बताओ। वाटर शेड क्या चीज है? वाटर शेड बताओ। वाटर शेड होता क्या है? खेत में पानी इकट्ठा करता है, डिग्गी कह सकते हो। अब मान लीजिए ये कोई अपना गांव वाली कोई स्ट्रक्चर है ना, झोंपड़ी टाइप बना दी जैसे आपने, कोई पौधा है यहाँ, कोई मान लो स्कूल स्ट्रक्चर है, कोई भी पूरा गांव, कोई भी संरचना हो जहां एक जगह पर आगे जिस स्थान से आके जल जो है वो एकत्रित हो रहा है, एक कॉमन हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट जिसको कैचमेंट कह सकते हैं अपन, ठीक है। उस बिंदु पे आके, एक बिंदु पे आके कॉमन आउटलेट पॉइंट पे जल आके एकत्रित हो रहा है, उस चीज को क्या कहते हैं? वाटर शेड। किसी भी आपके यहाँ के जल स्रोत के रूप में पानी यहाँ इकट्ठा हो रहा है, अपने आप में क्या है? वाटर शेड। अब फिर क्या किया, धीरे धीरे वाटर शेड बनाए गए हर जगह। देखा कि प्राकृतिक रूप से वाटर शेड बन जाते हैं तो जल का संरक्षण हो जाता है, कृत्रिम रूप से वाटर शेड बनाए जाए। तो फिर वाटर शेड बनाए गए, वो अलग अलग एरिया के हिसाब से बनाते हैं, साइज के हिसाब से, जिसमें खाली आपसे पूछ लिया जाता है कौन कौन से होते हैं। तो लिखो मेरे पास, मिनी, माइक्रो, मिली, मैक्रो, सब मैक्रो, है ना। जहां ये तो बात रही वाटर शेड की, यहाँ ये बात रही क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल किसमें है? हेक्टेयर में। ये पूछा जाता है जैसे कि मिली जो वाटर शेड जो बनाया जाता है वो कितने हेक्टेयर एरिया के लिए बनाया जाता है? 10 से 100। कितना माना जाता है? 10 से 100 हेक्टेयर। और जो 100 से 1000 के लिए है वो लिखते चलो कुछ साथ ही साथ। वो कौन सा हो गया? माइक्रो। 1000 से 10,000 कौन सा हो गया? मिली। मैक्रो कितना हो गया? 10,000 से 50,000। और सब मैक्रो कितना हो गया? 50,000 से ज्यादा। मिनी, माइक्रो, मिली, मैक्रो, सब मैक्रो। सब मैक्रो, मैक्रो, सब मैक्रो पे जाएगा ना। मिनी, मैक्रो, मिली, नहीं।
जल की हानि कम होती है। अगर सूखे की स्थिति हो तो कौन सा अमीनो एसिड का निर्माण, प्रोलिन अमीनो एसिड का निर्माण, ठीक है। और हार्मोन की बात आती है, कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है इसके लिए, तो एब्सिसिक एसिड, कौन सा, ए बी, ठीक है। ये लिख लो 2 पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं, लिखो हेडिंग सूखा, ड्रॉट। ड्रॉट क्या कंडीशन है बताओ, किस चीज को कहते हैं सूखा, बताओ। अगर हम देखते हैं कि सामान्य औसत वर्षा से जो वर्षा जो है, अगर जल कम प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जल है लेकिन पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा, तो भी सूखे की स्थिति पैदा हो रही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके वर्षा तो है लेकिन मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है, जिससे पौधा उपयोग में नहीं कर पा रहा। ऐसा भी कह सकते हैं किसी स्थानों पर सीजनल ड्रॉट होती है, जैसे कि अपने पूर्वी पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहां तो सूखा ही है हमेशा, अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्र है। तो ये अलग अलग प्रकार का सूखा जो हमें देखने को मिलता है। यानी कि रेलेवेंस के आधार पर, योग्यता के आधार पर या संगति के आधार पर अगर अपन बात करें कितने प्रकार का सूखा होता है, तो जिसमें जैसे अपन बात करें एग्रीकल्चर ड्रॉट, कौन सी ड्रॉट, अभी समझ लो सारे, है ना। दूसरा देखिए फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। एग्रीकल्चर ड्रॉट यानी कि मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं है, जिससे पौधा मिट्टी को नमी को उपयोग नहीं कर पा रहा। अब मिट्टी में नमी नहीं है, इसलिए इसको कौन सी ड्रॉट भी बोल सकते हैं, सॉइल ड्रॉट, यानी कि मृदा सूखा, क्या बोल सकते हैं। फिर आता है फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। फिजियोलॉजिकल ड्रॉट, मान लीजिए आपकी मिट्टी में भले ही जल तो है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, क्या पता जल के अंदर लवणता अत्यधिक हो, जिससे जल जो है वो जड़ों द्वारा पौधे में ऊपर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। इस चीज को कौन सा ड्रॉट बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल ड्रॉट। कौन सा ड्रॉट, पादप कार्य की, है ना। फिर आता है जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल, इनको हिंदी में लिखा दूंगा अभी। हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजी यानी किससे बात होती है, हमेशा अपने जलाशयों से बात होती है। किसकी बात होती है, अगर अपन देखते हैं कि अपने जो जलाशय हैं वो सूखे पड़े हुए हैं और वही अपने पास सिंचाई के साधन है, संसाधन है, इसका मतलब उनके अंदर जल है ही नहीं, तो उसको किस प्रकार का सूखा कहेंगे, हाइड्रोलॉजी, क्या कहेंगे। फिर आता है मीटरोलॉजिकल, कौन सा आता है, यानी कि जो औसत वार्षिक वर्षा हो रही है वो 75% से अगर कम है, कितने परसेंट से, यानी कि जल हमको 75% से कम प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए 100 वर्षा होती है 100 एमएल, तो अपने मात्र वर्षा हो रही है 60 एमएल, इसका मतलब इसके अंदर आ रहा है मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, यानी कि 75 एमएल से कम, यानी 75% से जल कम प्राप्त होता है, तो उसको कौन सा सूखा बोलते हैं, मीटरोलॉजिकल। फिर आता है सीजनल, सीजनल यानी कि तो क्षेत्र के आधार पर, सीजन हर सीजन में आता है। जैसे वही क्षेत्र जहां अर्ध शुष्क और शुष्क स्थान है, कौन सा राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, वहां तो आपको सूखा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बारिश हो, क्यों, क्योंकि वहां तापमान अत्यधिक रहता है, मृदा इस प्रकार की है, तो वहां सीजनल ड्रॉट रहता है। ये तो था बेस्ड ऑन रेलेवेंस, रेलेवेंस के आधार पर। अब कुछ अलग अलग ड्रॉट हमें देखने को मिलती है, जिसमें आता है जैसे कि आपका इनविजिबल ड्रॉट, एक आता है कॉन्टीजेंट, एक आता है एटमॉस्फेरिक। इनविजिबल क्या है, कि आपकी वर्षा हो रही है, खूब अच्छी वर्षा हो रही है, उपाद्र या आर्द्र क्षेत्र है, लेकिन पौधा फिर भी जो है सूखे की स्थिति में है। कारण क्या है, कारण ऐसा हो सकता है कि बारिश भले ज्यादा हो, लेकिन वो जो वाष्पीकरण के द्वारा जल की हानि हो रही है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही,
मतलब वर्षा तो है लेकिन वाष्पीकरण ज्यादा है। तो इस स्थिति को अपन क्या बोल देते हैं भैया, कॉन्टिजेंट बोल देते हैं। इनविजिबल यानी कि हमको पता ही नहीं चल रहा क्या स्थिति हो रही है। कैसी स्थिति के भैया देख रहे हैं पौधा सूखा ही है, और ऐसा कहां कौन सी स्थिति में पैदा होता है, जब अपने अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पता होता है। एक इकोनॉमिकल ड्रॉट भी होती है, आर्थिक सूखा, जो आपके कहां होता है हर साल, मौसिनराम चेरापूंजी जो क्षेत्र होता है। आर्थिक सूखा यानी कि वहां बारिश इतनी ज्यादा है तो लोगों के पास व्यवस्था ही नहीं है अनाज को कहीं रखने की या अनाज को ढंग से उगाने की। वर्षा तो है, अब वर्षा ज्यादा है, इसी कारण क्या है, अकाल है। इसी को कहते हैं आर्थिक सूखा। क्या कहते हैं, एक एक पॉइंट को हिंदी में लिखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो पहले लिखो सूखा, ड्रॉट, उसके अंदर लिखो देखो जब ड्रॉट के अंदर नॉर्मली है ना, या अंदर है, फिर टाइप लिखाऊंगा अलग अलग, DRAUGHT, ड्रॉट। वो आता है, आप काट भी सकते हो उसको, कोई फांसी तो लगने से रही। चल ड्रॉट बोलो, जब औसत वार्षिक वर्षा से औसतन वार्षिक वर्षा से कम वर्षा प्राप्त होती है, कम वर्षा प्राप्त होती है, इसे सूखे कहते हैं। जो ये भी थोड़ा डाउट लग रहा है, मिली माइक्रो मिली सब मैक्रो पहले आएगा, ये सब पहले आता है, छोटा होता है सब। देखा तो ये तो बात है, सामान्य सूखे की स्थिति क्या हो सकती है, तो औसतन वार्षिक वर्षा उससे कम वर्षा आ रही है तो सूखे की स्थिति के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि वर्षा तो भले ही हो जाए किसी क्षेत्र में, सबसे बड़ी चीज होती है कि जल कितनी देर तक मृदा के अंदर आपका एकत्रित हो पा रहा है, या आपके संसाधनों में संरक्षित हो पा रहा है, आपके संसाधन में एकत्रित हो पा रहा है। जैसे अपन बात करें सदर्न राजस्थान की, सदर्न राजस्थान के अंदर क्या है कि वर्षा जितनी हो रही है उतनी पूर्वी राजस्थान में भी। आज की यहाँ छुट्टी थी, आज और कल की स्कूलों की, है ना, पानी की बूंद नहीं आई। सुबह 6 बजे लेबर लगाई फील्ड पे, 20 लेबर, तो घंटे वाली मिल जाती है कॉलेज के अंदर ही। बारिश आएगी भयंकर, सुबह ही लगा दो, 6 बजे ले जाओ, 6 से 7 तक पूरा 20 लेबर ने एक ही साथ काम कर दिया फील्ड का। बारिश की बूंद नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार अगर बारिश हो जाती तो फिर अपन हो ही नहीं कर सकते अच्छे से। यहाँ जो है बारिश की बूंद नहीं है। पूर्वी राजस्थान में बारिश इतनी ज्यादा है लगातार कुछ दिनों से, चंबल का जो हमारा पुराना पुल था वो तो सुबह डूब गया, 9 बजे डूब गया था, है ना, इस पर गाड़ियां चलती थी। हाँ, स्कूल गिर गया, वो दुनिया भर का, और इतनी भयंकर बारिश है, लगातार बारिश है। वहां फिर सूखे की स्थिति क्यों पैदा हो जाती है, सदर्न राजस्थान में तो बोलते हैं यहाँ तो वर्षा है, पानी है, क्योंकि यहाँ स्रोत बहुत ज्यादा है, आपके पास संसाधन बहुत ज्यादा है। किसी भी स्थान की बात कर लो, अगर फतेह सागर में पानी कम हो गया, उदय सागर से छोड़ दो, वहां से घूमता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। फतेह सागर में पानी कम हो गया, पिछोला से रिलीज कर दो, तो बोला कितने पास अपने, ये सब अपने पे क्या वाटर शेड है, क्या होता है, वाटर शेड ही तो होते हैं। तो यहाँ संसाधन बहुत है, मतलब वही चीज के सूखे की स्थिति वहां पैदा हो सकती है जहां वर्षा भले ही ज्यादा हो, लेकिन जो वास्तव वाष्पीकरण की मात्रा है, आपके पास संसाधन है, ये पर्याप्त नहीं है, जिनके अंदर जल का संरक्षण नहीं है, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, सूखे की स्थिति ही बोला जाता है। ठीक है, लिखो इसमें सबसे पहला, सर क्लास में हूँ ना, करता हूँ, एग्रीकल्चर सूखा। बोलो, देखो जब मृदा में पर्याप्त नमी नहीं होती
बोला कुछ पूछा? जब मृदा में पर्याप्त नहीं नमी नहीं होती, इस कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इस कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इसे मृदा सूखा भी कहते हैं। रैंक अच्छी आ रही, प्रीपीजी में भी सेकंड आ चुकी है जनरल में। इसका रिजल्ट बढ़िया है। इंग्लिश वाली टर्म पे जरूर फोकस रखना है ना, नहीं तो आप ढूंढते रहोगे वायुमंडलीय सूखा। दूसरा लिखो एटमॉस्फेरिक ड्रॉट। एटमॉस्फेरिक ड्रॉट क्या होता है इसका मतलब? जब वायुमंडल में पर्याप्त नमी नहीं, सीधी सी बात है। लिखो वायुमंडल में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण, शॉर्ट में लिखेंगे अपन आप, वायुमंडल में पर्याप्त नमी नहीं होने के कारण लिया। इसको मौसमी सूखा बोल सकते हो आप हिंदी में, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट। मीटरोलॉजिकल ड्रॉट, मौसमी सूखा। गागरोन दुर्ग के यहाँ पानी बहुत भरा है, इसलिए इसको कौन सा दुर्ग बोला जाता है? और जो ऊंचाई पे हो उसको, एक आध तो मुझे भी आता है, ज्यादा तो कुछ नहीं, इसके अलावा नहीं आता। ठीक है, मीटरोलॉजिकल ड्रॉट लिखो। जब वर्षा का जल जब वर्षा का जल सामान्य वर्षा से 75% से कम होता है, अब देखो सीजनल, सीजनल कैसी स्थिति में? अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्रों में। देखो ड्राई फार्म में ने इतना मैटर पढ़ लिया था, इसलिए ड्रॉट के टाइप पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है? अगर पूछ ले तो इसमें से ही पूछा जा सकता है, आपके कॉन्टीजेंट और इनविजिबल उनमें से तो इतना नहीं पूछा जा सकता। देखो अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में सीजनल सूखा पाया जाता है, अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में। तो अपन क्या लिख सकते हैं उदाहरण, ताकि आपके समझ में आ जाए? पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान। फिर अगला लिखो परमानेंट ड्रॉट।
परमानेंट ड्रॉट, देखो बिना सिंचाई के फसल उत्पादन संभव नहीं होता। बिना सिंचाई के फसल उत्पादन संभव नहीं होता। ठीक है, मतलब परमानेंट ड्रॉट है, इस स्थिति में तो आप वर्षा के ऊपर निर्भर रह ही नहीं सकते। ठीक है, नहीं लिख लेते अपन, कॉन्टिजेंट, कंटीजेंट बोलते हैं इसको, ये आर्द्र क्षेत्रों में। सीधा लिख लो आर्द्र क्षेत्रों में। कारण क्या है इसका? जैसे जल के अंदर लवणता अधिक है, तो जल मृदा की जो जड़ है वो उसको सींच ही नहीं पा रही जल को, है ना। एक और अपन ऐड कर सकते हैं लास्ट में, इनविजिबल। इनविजिबल को क्या कह सकते हैं अपन? अनदेखा। यहाँ क्या होता है कि वर्षा तो है, लेकिन वर्षा आपके वाष्पीकरण की मात्रा को बराबर नहीं कर पा रही। वाष्पीकरण ज्यादा है वर्षा से। कैसे क्षेत्र में हो सकता है ये? आर्द्र व अपात्र दोनों क्षेत्रों में। देखो यह आर्द्र व अपात्र क्षेत्रों में होता है। ये था आपका सूखे का प्रकार, डन। हम देखा इनविजिबल। अब ड्राई फार्मिंग के अंदर ही अपन टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। इसको और सॉइल इरोजन को ड्राई फार्मिंग के अंदर लेते पूरा ही देख लिया। अलग अलग चीजें हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। चलो ये बोर्ड पे देखें, फार्मिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, ये तीन चार डेफिनेशन जो है लगभग एक जैसे अपन को देखने को मिलती है। क्या चीजें उनको समझेंगे, है ना। फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम यानी कि बात आती है इसमें जो आपके कृषि उद्यमी है। कृषि उद्यम यानी कि आपके क्या होते हैं? उद्यमी यानी कि उद्यम को करने वाले। और कृषि उद्यम यानी क्या होता है आपका? एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस, मछली पालन, ठीक है, आपके मधुमक्खी पालन, ये सारी चीजें क्या है? कृषि उद्यम है, यानी कि एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस है। अगर इन सभी का समावेश किया जाए खेत पर, क्या किया जाए? यानी कि एक जगह पे फसल लगा दी, एक जगह पे मछली पालन हो रहा है, एक जगह पे आपके बकरी पालन हो रहा है, एक जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की यूनिट है, एक जगह पे आपकी डेयरी है, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? कोई समस्या है इसमें? सिंपल है, कृषि उद्यमों का समावेश। जैसे मछली पालन, बकरी पालन, फसल उत्पादन, ये सारी चीजें एक ही जगह पे होती हैं, उसको क्या कहते हैं? फार्मिंग सिस्टम। ये अलग टॉपिक हो गया। अब ये क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न, फसल प्रणाली और फसल चक्र। फसल प्रणाली क्या चीज है कि आपको किसी फसल को उगाने के लिए, जैसे भी फसल आप उगाते हो, तो उस फसल को उगाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है? उस फसल को उगाने के लिए आपको खेत की आवश्यकता है, उस फसल को उगाने के लिए आपको बीज की है, उर्वरक की है, सिंचाई के साधन की है, तो इन सारी चीजों की आवश्यकता होती है। तो जो आपका उगाने के जो संसाधन है, जैसे कि आपके बीज है, उर्वरक है, सारी, इनका पर्यावरण से क्या संबंध है? यानी कि इट इज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ
एनवायरमेंट टू द कौन से सिस्टम, आपके क्या किस किस चीज के बारे में बात कर सकते हैं अपन, जो अपना रिसोर्स है, संसाधन है, संसाधनों का पर्यावरण के साथ अंतर संबंध क्या है, वही क्या होता है, क्रॉपिंग सिस्टम। संसाधन यानी कि आपके जो फसल शुरुआत से अपन लास्ट तक कटाई तक जो भी चीजें उपयोग में लेते हैं वो सारी चीजें हैं अपने पास, लेकिन अपने पास पर्यावरण है ही नहीं, तो क्या अपन फसल उगा सकते हैं क्या? तो पर्यावरण के साथ उनका अंतर संबंधी क्या कहलाता है, समझ में आया? अब आता है फसल चक्र, यानी कि पूरे साल भर में आपने निश्चित भूमि में फसल कैसे उगाई है। रबी में, खरीफ में आपने जैसे धान उगा ली, रबी में आपने गेहूं उगाई और जायद में आपने मूंग उगा ली, क्या हो गया, फसल चक्र हो गया। क्या हो गया? अगर इसी फसल चक्र का प्रबंधन करना है, फसल चक्र का क्या करना है, प्रबंधन, प्रबंधन के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता होती है, फसल उगाओगे तो किस चीज की आवश्यकता है, संसाधनों की, वही चीज क्या होता है, समझ में आ गया? एक लाइन में हम कह सकते हैं क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट इज नोन एज क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, वापस हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने साल भर में, वर्ष भर में एक निश्चित भूमि पे फसल को किस प्रकार उगाया है, कैसे हेरफेर करके उगाया है, पहले कोई दूसरी फसल उगाई, फिर कोई अन्य फसल उगाई, फिर जायद में कोई अलग उगाई, तो इसको उगाने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता तो पड़ी होगी, किस चीज की आवश्यकता पड़ी, संसाधनों की। उन संसाधनों का क्या किया आपने, प्रबंधन किया, क्या किया, तो प्रबंधन ही क्या कहलाता है, क्रॉपिंग सिस्टम। और फसल को उगाया वो क्या कहलाता है, दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। ठीक है, ये ब्रॉड टर्म है और ये इसी की छोटी टर्म है। आपने फसल को साल भर भूमि पे कैसे उगाया है और उगाने के लिए आपको संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ा, उसी चीज को क्या कहते हैं। किसी के डाउट है तो क्लियर कर सकते हैं, वापस पूछ सकते हैं, दूसरा तरीके से बता सकता हूं। क्लियर है क्या सबके? साल भर कैसे उगाया, जैसे कि पहले धान, फिर क्या लगा ली, गेहूं, फिर क्या लगाया, ये सीधा सीधा इसको क्या बोलते हैं, फसल चक्र बोलते हैं, क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। इसमें कोई डाउट किसी को? अब ये फसलें जब उगाई तो इस चीज के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ी, संसाधन के नाम पे क्या उपयोग में लिया, जैसे बीज, उर्वरक, सिंचाई के साधन, इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ी, उनका क्या किया, प्रबंधन, क्या कहलाएगा, क्योंकि खेत पे प्रबंधन ही किया जाता है। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन क्या है, एग्रोनॉमी का मीनिंग क्या है, एग्रोस प्लस नोमोस। इसका एग्रोस का मतलब क्या होता है, एग्रोस का मतलब कल्टीवेशन, चूरन लेके बैठे हो क्या, एग्रो का मतलब नहीं पता, क्या पढ़ रहे हो तुम, ड्रॉट के टाइप पढ़ रहे हो, पीजी वाले पढ़ते हैं। खेत यानी कि फील्ड, नोमोस का मतलब प्रबंधन। तो वहां याद है कि वहां टर्म कौन सी आती है, प्रबंधन, तो वो प्रबंधन ही क्या है यहाँ पर, समझ आएगा? ये नहीं भूल गए तुम इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, ड्रॉट के टाइप पढ़ रहे हो। अभी किसी दूसरे कोचिंग में बोलते ना ड्रॉट के टाइप चल रहा है, ड्रॉट के टाइप सुपरवाइजर में क्या, एग्रोनॉमी की मीनिंग तो आती नहीं है, ड्रॉट के टाइप चल रहे हैं, क्या कर रहे हो भाई? ठीक है, वापस बात कर, एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, कृषि। कृषि तो बेटा अलग संस्कृत भाषा का शब्द है, कृष धातु से बना हुआ है। आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, खेती करना, क्या है एग्रीकल्चर, मीनिंग होता है एग्रीकल्चर का, AGRICULTY। क्या कर रहे हो रे, हैं? क्या एग्रीकल्चर का टुकड़ों में तोड़ना है, एग्रिक या एगर प्लस, हाँ, जिसका मतलब, अरे मूर्ख हो क्या, खेती करना, ये मीनिंग लिखा है क्या, पहली क्लास इसी की हुई थी, पहली क्लास में ऊपर ये पढ़ा है, क्लास लाइव चलती है, ये भगवान का और मेरा दोनों के लिए बहुत बढ़िया चीज है कि कुछ भी आप जब बकते हो ना तो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना। पूरी पहली क्लास ही इसी चीज की हुई थी कि इकोनॉमी क्या है। जब आपने बोला कि नहीं सर ये छोटी चीजें मत लिखाओ, थोड़ा सा बढ़िया चलने दो टॉपिक, और दूसरे दिन से बढ़िया टॉपिक चलाया,
ये तो हम सबको आता है, हम तो पीजी वाले हैं, कोई इसमें यूजी वाला है, कोई कुछ है, कोई बेचारा जीवन यापन कर रहा है। वो पीछे बैठा है ना, क्लास इधर चल रही है, जब से दूसरे कोई उसी की तरफ नहीं देख रहा है, जैसे कि उसकी कोई घरवाली है क्या, उधर ही ताके जा रहा है, उसको बिल्कुल निहार रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो जो नियम आया है वो 370 वाला कौन सा है, वो उसका नुकसान यहाँ दिख रहा है, साबित हो रहा है। इधर देख लिया कर क्लास में, तेरे से ही कह रहा हूँ, मालूम मुंह डाल के उसको निहार रहा है जब से, फिर कैसे पता चलेगा तो एग्रीकल्चर का मीटिंग क्या है? गार्डन हॉर्टिकल्चर चल रही है क्या? क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार? एग्रीकल्चर का मतलब क्या, अभी बोला था, तू खुद ही बोला था। एगर का मतलब क्या होता है? एग्री का तुम एग्रीकल्चर का मतलब नहीं था? कृषि, एगर या एग्री, देखो ये जो टर्म है ना, ये टर्म अपनी नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज की टर्म है। अपन तो कृषि कहते हैं, सिंपल है। कृषि मतलब अपने यहाँ खेती, सिंपल से कृष धातु से बनाया संस्कृत भाषा से, पर ये टर्म अलग अलग लोगों ने दी, अलग अलग लैंग्वेज में दी। तो एग्रीकल्चर जो है अपने लिए, वो एग्रीकल्चर जो टर्म शुरुआत में जो जिसने अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी लैंग्वेज में दे दी, जैसे दे दी, बहुत सारे अपने वर्ड है सब बाहर की विदेशी वर्ड है ना। तो वो एग्रीकल्चर जो है उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, ऐसे पूछते हैं। एगर प्लस कल्चर जो आप बोलते हो, एगर का मतलब क्या होता है? सॉइल। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। तो एगर का मतलब क्या होता है? ये कृषि होती है क्या? अब याद आ गया? तुम कल से वो चौपड़ पढ़ लेना पहले वाले चैप्टर का। कोई वो रॉयल की वो किताब मिल रही है क्या आप लोगों को? वहां से चालू हो जाओ पहले से, ठीक है? क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न चल रहा है। चलो वापस समझने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी चीजें ना ये क्वेश्चन गलत कराती है अपन से। मैटर अपन बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से गलत होता है। अभी रैंक जिस बच्चे की है ना, साजन खान, बहुत अच्छा है, टैलेंटेड भी है, सीयूटी में भी उसके बहुत अच्छे नंबर है। सीयूटी में उसके वैसे ओवरऑल नंबर हाईएस्ट बहुत ज्यादा थे, पर ऐसे एग्रीकल्चर में उसके 100 जो 200 नंबर जो आते हैं ना, वो नहीं आता। इसका कारण क्या पता है? इतना इजी क्वेश्चन गलत करके आया, एपी इतना इजी, सबसे सस्ता क्वेश्चन गलत करके आया। क्योंकि सीयूटी में भी टॉपर है, उसको सीयूटी में भी जो इंस्टीट्यूट जो उसको चाहिए होगा ना, ये जेड में जिसके फर्स्ट रैंक आई है वो उसको मिलेगी। लेकिन जो एग्रीकल्चर में जैसे आजकल चल रहा है ना, फर्स्ट रैंक एग्रीकल्चर में, जैसे हमारे दूसरे बच्चे की है, उसके एग्रीकल्चर में 200 में से 200 है, बायोलॉजी में से 200 में से 200 है। तो इस साधन की नहीं, क्योंकि एक आधी क्वेश्चन इसका मिस था, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे 3-4 बच्चे और हैं, तो ऐसे ही अपने एक आध सिंपल क्वेश्चन ही अपन को इधर से उधर पटक देगा, है ना। इस चीज को थोड़ा समझ के रखो। सुपरवाइजर है 420 वैकेंसी, 4 लाख नहीं है, कितनी है? ये भी बहुत कम है, 1,80,000। 420 तो पहले थी। 2 लाख कितने है? 2,06,000। तो फिर तो 2,06,000 से पहले नहीं, पर क्या है कि एक्चुअली पहले सब फॉर्म भरते थे। इस बार जो एग्जाम देगा वही फॉर्म भरेगा ना, पहले सभी फॉर्म भरते थे। क्या है, फ्री में तो होता ही था। क्लिक तो करना है, डाटा तो पहले से डाला हुआ है उसमें। अब थोड़ा सा आप जनता एग्रीकल्चर की वही समझो, पहले भी जेट के अंदर वही 30 से 40,000 फॉर्म थे, आज भी वही है, कोई ज्यादा नहीं है ना। कंपटीशन वही, आप समझो 1 लाख में कंपटीशन है। अब क्या है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा है। समय का क्या प्रभाव पड़ रहा है? समय का प्रभाव यही है, सीधी सी बात है कि इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। समय का सीधा ये प्रभाव, इसके अलावा कोई नहीं। हमारे टाइम तक, हमारे 4th ईयर तक, हमारी 3rd ईयर तक कोई कोचिंग नहीं थी। कोचिंग थी जेट की थी या इनकी चलती थी ना, सुपरवाइजर की कोचिंग कराता था ना ही। आप सुपरवाइजर की रॉयल ने शुरुआत में तब चालू की थी, ना ही कोई पीजी की कोचिंग कराता था, ना कोई डब्ल्यू की, ना कोई एओ की, कोई कोचिंग नहीं थी, ना जेआरएफ ना एसआरएफ। सब कुछ सीनियर के भरोसे होता था। किसके भरोसे होता था? सीनियर के। इसलिए सीनियर को सुबह शाम राम 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 जो ठोक के ऐसे चलते थे। किशन बॉस के लिए जो आते हैं ना, 2 साल तक तो पानी की बोतल मैंने ही भरी है, ऐसे घूम घूम के तो पीछे ही रहते थे। और मेरी बनती बजाता थी, जैसे रूम पर जाता तो क्या है, पढ़ाते हैं ना, उसी इस चीज का बेनिफिट मिलता है। आप इस चीज को दिमाग में रखो, कंपटीशन है, नहीं है तो भूल जाओ। कोटा में एडमिशन देख लेना कितने, ठीक है। तीनों पॉइंट को वापस समझा देता हूँ। क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, फार्मिंग सिस्टम क्या है।
फार्मिंग सिस्टम यानी कि जो अपने पास कृषि उद्यम है, कृषि उद्यम में मछली पालन, आपके बकरी पालन, दुग्ध उत्पादन, जो भी सारी चीजें, फसल उत्पादन, उन सभी का समावेश यानी कि एक ही खेत पर क्या कहलाता है? इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल है। फिर आता है क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है कि वर्ष भर समान यानी कि भूमि सेम, ऐसा नहीं कि आज इस पे यहां लगाई फिर दूसरी जगह लगा ली। क्षेत्र जो अपनी सॉइल है वो क्या है? सेम है। निश्चित भूमि पर पूरे साल भर में, पूरे वर्ष भर में जो अलग अलग फसलें उगाई है, किस तरीके से उगाई है? क्या अंतराशस्य के रूप में उगाई है? क्या एकल फसल पद्धति के रूप में उगाई है? क्या कहलाता है? क्रॉपिंग पैटर्न। और उन फसल को उगाने के लिए आपको किस चीज की आवश्यकता पड़ी? संसाधनों के प्रबंधन की। क्या कहलाता है? फसल प्रणाली। ये खेत प्रणाली, फसल प्रणाली, फसल चक्र। ठीक है, एक बार पूरा समझा देता हूं क्या चीज आती है, फिर अपन इसके अंदर पढ़ते हैं कि जो आपका क्रॉपिंग सिस्टम जो आता है या क्रॉपिंग पैटर्न जो आता है ये कितने प्रकार का होता है। तो हमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। एक आता है आपका मोनोक्रॉपिंग, आपने सुना होगा, है ना, एकल फसल। फिर आता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। कौन सी क्रॉपिंग? एकल फसल और बहु फसल। एकल फसल और यानी कि मैं एक साल में एक ही फसल ले रहा हूं। कितनी फसल ले रहा हूं? क्या चीज हो गई? एक साल में दो या दो से अधिक फसल ले रहा हूं। कितनी क्या होगी? अब फिर इसी को आगे अलग अलग टाइप में बोल देते हैं मोनोकल्चर। क्या बोल देते हैं? कि एक साल में एक ही फसल ले रहा हूं, वो भी सेम ले रहा हूं लगातार। इस साल धान हो गई, अगली बार भी धान, उसके बाद भी धान, उसके बाद भी धान। ये क्या हो गया? मोनोकल्चर हो गया। क्या हो गया? अगर एक साल में एक ही फसल लगाई तो क्या हो गया? एक साल में दो या दो से अधिक फसलें लगाई तो क्या हो गया? अब इसी मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर पर अलग अलग टाइप आते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं आपकी, जैसे कि इंटर क्रॉपिंग। क्या देखने को मिलता है? फिर हमें देखने को मिलता है जैसे कि मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि मिश्रित फसल। हमें देखने को मिलता है सीक्वेंस, हमें देखने को मिलता है रिले। इन चार के बारे में पहले बात करते हैं। हिंदी भी मैं सबकी बोल रहा हूँ साथ ही साथ, है ना। एकल फसल और बहु फसल, इंग्लिश जरूर लिखूंगा इन सब चीजों की। एक आता है अंतराशस्य, एक आता है मिश्रित। अंतराशस्य यानी कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही भूमि पर अपन एक साथ उगा रहे हैं। यानी कि दो लाइन अपन ने मक्का की लगा दी, दो लाइन किसकी लगा दी? उड़द की। बाजरा लगा लेते, दो लाइन वापस उसी प्लॉट में मक्का की, फिर वापस दो लाइन किसकी? ऐसा भी कर सकते हो कि चार लाइन मक्का की, दो लाइन उड़द की, एग्जाम्पल कुछ भी। तो इसमें क्या किया अपन ने? लाइन अलग अलग है, एक साथ है, अलग अलग है, एक साथ है। तो इसमें आसानी से अगर हमें फसल की कटाई करनी होगी तो कोई दिक्कत होगी क्या? दवाई छिड़कनी होगी तो कोई दिक्कत होगी क्या? तो इसको क्या कहते हैं? अंतराशस्य। क्या कहते हैं? मिश्रित में हम क्या करते हैं कि दो या दो से अधिक फसलों की बुवाई करते हैं, लेकिन वहां बीज को पहले से मिक्स कर देते हैं। बीज मिक्स है, खेत में बुवाई कर दी। अब वहां ऐसा फिक्स हो सकता है कि दो लाइन सीधी मक्का की आएगी, दो उड़द की आएगी, कुछ भी हो सकता है। मक्का उड़द, उड़द मक्का, कुछ भी हो सकता है। ये सारी चीजें कब फॉलो की जाती है? जब हमें चारे के रूप में फसल उगानी। किस रूप में उगानी हो? उस चीज को कहते हैं मिश्रित फसल। क्या कहते हैं बच्चों? तो मिश्रित अंतराशस्य से दोनों में फर्क पता चल गया। दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही भूमि पर निश्चित क्षेत्र में हम उगाएंगे, अलग अलग पंक्तियों में उगाएंगे तो क्या कहलाएगा? अंतराशस्य। क्या कहलाएगा? अगर एक ही साथ उगा देंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्रित फसल। क्या कहलाएगा? इसको एक एक को इंडिविजुअली लिखेंगे तब भी समझेंगे। मैं खाका तैयार कर रहा हूं ताकि दिमाग में पड़ेगा। फिर आता है सीक्वेंस क्रॉपिंग, आता है रिले क्रॉपिंग। रिले खेती को कहते हैं अविराम। क्या कहते हैं? और ज्यादातर रिले से ही मिलेगा आपको। एक आता है सीक्वेंस, लगातार। क्या चीज होती है सीक्वेंस? मैं अभी तुमसे बोलूंगा अगर आधा सौ सीक्वेंस में लग जाओ। सीक्वेंस में कैसे लगोगे तुम? प्रॉपर लाइन में लग जाओगे, एक के पीछे एक एक ऐसे लाइन में लग जाओगे। यही चीज आपने बाजरा लगाया, बाजरा कटा, तुरंत खेत को तैयार किया, गेहूं लगा दिया। क्या लगा दिया? गेहूं पका, गेहूं को काटा, जायद में क्या लगा दी? मूंग लगा दी। क्या कहलाएगा ये? समझ आया? नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पीएचडी इकोनॉमी, इस साल के रिसेंट के 3 महीने के क्वेश्चन, 3 महीने के अंदर 3 पेपर हुए, तीनों में पूछा हुआ क्वेश्चन सीक्वेंस क्रॉपिंग। ठीक है, आप पेपर देख सकते हो तीनों उठा के। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या चीज है वापस बताओ? कुछ नहीं, आप जब फसल लगाते हो गाँव में सब लगाते हैं, ठीक है, सबके घर वाले लगाते हैं, तो खेत को खाली छोड़ते हो लगातार लगाते हो?
करीब रबी दोनों में लगाते हो, क्या कहलाता है वो? सीक्वेंस क्रॉपिंग। क्या कहलाता है? अब बीच में खाली पड़ती छोड़ दिया तो सीक्वेंस नहीं। बोल दूं आगे चल लूं थोड़ा सा। अब आता है रिले क्रॉपिंग। सीक्वेंस में इस बच्चे ने बोला सर क्या फर्क होता है कि एक फसल लगाई मैंने, बोला उस फसल को पहले काटा, दूसरी फसल लगाई उसको भी काटा, फिर फसल लगाई उसको, मतलब एक फसल को जब तक काटा नहीं तब तक दूसरी फसल की उस खेत में बुआई। समझ आया? रिले क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि अपन एक फसल की कटाई से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल की क्या कर देते हैं? बुआई। और सीक्वेंस क्रॉपिंग यानी कि ये फसल की बुआई की, ये कटाई की, ये बुआई की, ये कटाई की। इस डायग्राम से समझते हैं, आपको सारी किताबों में मिलेगा कि यहां आए फसल की कटाई हुई, दूसरी फसल की बुआई, वापस पूरा सीजन चला, फसल की कटाई हुई, दूसरी फसल की बुआई। यहां क्या किया? फसल की कटाई से पहले ही दूसरी फसल की कैसे कर दी? अच्छा क्वेश्चन, कैसे कर दी बताओ, किसने देखी? करते क्या है, जो बिल्कुल छोटे बीज होते हैं और जिनको गहराई में गाड़ने की आवश्यकता नहीं होती, ऊपर खाली फेंक दो उनको, ठीक है? सही आ रहा 160 मिलियन देख लिया तुम लोगों ने? क्या है इस पिक्चर में, इतना माहौल क्या हो रहा है, क्या है, किस आधार पे टाइम खराब हो जाएगा ऐसा? तो क्या दिखा रहा था, वही भूल गया। सही आ रहा है, मैंने तो कल देखा था इसी को। अभी तुम भी सुनना, किशोर कुमार की सॉन्ग को एआई के थ्रू करना। एआई क्या चीज है यार, कुछ भी कर सकती है। अभी खड़े खड़े उसका कुछ भी हो सकता है एआई से, है ना? तो एआई से इस गाने को किशोर कुमार के उसने चेंज किया था, इतना अच्छा लगा वो गाना, मैंने देखा था, डाला यूट्यूब पे है। रिले क्रॉपिंग क्या चीज है, ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें हमें देखने को क्या मिलता है रिले क्रॉपिंग के अंदर? रिले क्रॉपिंग अपनी एक इंटर क्रॉपिंग का ही टाइप है। होता क्या है कि धान लगा रखा है अपने खेत में, क्या लगा रखा है? अब ये तो आपका बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा नहीं होता, वो छोटे छोटे जर्मिनेटिव हो जाता है, ज्यादा इतना हाइट आती नहीं। तो एक फसल की जैसे अपन ने धान लगाया, तो धान में अपन क्या करते हैं? पानी देते हैं। क्या देते हैं? तो अब किस किस के धान होता है, आप खड़े करो ताकि जनरली सब नॉन समझ पाए। तो धान की जब कटाई करते हैं उससे कितने दिन खेत से पहले पानी निकाल देते हो बाहर? 1 महीना। साइंटिस्ट कितना? 15 दिन। कोई 15 दिन, कोई 7 दिन, इतना बोलता है। यानी कि धान के खेत में पानी भरा रहता है, ये तो आप सबको पता है। ठीक है, तो उस खेत से पानी निकाल दिया, निकालते ही वो पूरा खेत सूख जाएगा क्या? जिस खेत में 3 महीने से पानी भरा हुआ है वो नमी सूख जाएगी क्या? तो उस मृदा में क्या है उस समय? करेंगे क्या? अलसी के बीज लिए फेंक दिए। ठीक है, अलसी के बीज लिए और फेंक दिए। थोड़े टाइम बाद वो अपने आप क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट। मुख्य उद्देश्य क्या था इस चीज का? मुख्य उद्देश्य क्या था? नमी का उपयोग। क्या हुआ? नमी का उपयोग। और 1 साल में इस पद्धति से आप कितनी फसलें ले सकते हो? इसलिए हम कहते हैं कि अधिकतम फसल सघनता 400 होती है। कितनी होती है? यानी कि 1 साल में आप 4 फसल भी ले सकते हो, अगर आप कौन सा तरीका फॉलो करो? रिले करो। सबको एक एक इंडिविजुअली कल अपन डिस्कस करेंगे। विजिट के चक्कर में बॉस का फोन आ रहा है। डेट क्या है भैया?